हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजर पेपर 1 के लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ काफ़ी सारी जो यूनिट्स है इसी चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। होप्स आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा, उसमें मैंने कंप्लीट कंटेंट को डिस्कस किया है। ठीक है, एक समरी फॉर्म में एक अच्छी रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो एज यूजुअल हम इसमें भी कंप्लीट यूनिट को डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने लास्ट 5 ईयर को एनालाइज करके जितने भी हमारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे थे उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया है। तो कंप्लीट का मतलब यहाँ पे यही है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, चाहे वो हमारा एशियंट एजुकेशन से हो, चाहे फिर वो हमारा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, चाहे वो कोई मर्जी टॉपिक हो। अगर 5 ईयर्स में उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो स्किप हो गए हो बीच में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो कोशिश यही है कि वीडियो आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। कहीं कमी नजर आए तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप को वेस्ट बना। सबसे पहला और सबसे मेजर टॉपिक है हमारा एंशिएंट एजुकेशन। हालांकि इतना डोमिनेंट नहीं रहता एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है एंशिएंट एजुकेशन में से। खासकर जो हमारे 4 वेदा हैं उनमें से हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उन 4 वेद की कौन कौन से हैं वो। तो हमारे पास 4 वेदास है बेसिकली। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारी निकल कर आई है वो इन 4 वेदों में से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। अगर कोई आपके साथ ट्रेडिशनल बंदा, अगर आप किसको जानते हो, उससे बात करोगे तो ये 4 जो वेदास हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। ठीक है, वन बाय वन हम हर किसी को जानेंगे। ठीक है, इनमें से जनरली जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मैच ऑफ द फ्लोइंग में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक जो वेद है उसमें अपनी अपनी अलग अलग बात कही गई है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फ्लोइंग में। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे इसके। अब जो वेदा है कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज एंड विजडम। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि नॉलेज को हम बता रहे हैं और जो विजडम है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज। चलिए इन चारों को डिस्कस करते हैं। ओके, एक चीज़ और है हमारी, द अबव 4 वेदा आर कलेक्टिवली नोन एज चतुर्वेदी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। इन चारों वेदा को अगर मिला के अगर आप एक चीज़ वर्ड डिनोट करोगे तो वो है हमारा चतुर्वेदी। चतुर मतलब 4, और 4 वेद तो कह देंगे हम चतुर्वेदी। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेदा। सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद ही है। ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेदा। इट कंसिस्ट ऑफ हाइम्स। तो हाइम्स का मतलब होता है मंत्र। इसमें काफ़ी सारे मंत्र जो है वो इंक्लूड है ऋग्वेदा के अंदर। अभी टोटल हाइम्स कितनी है? तो टोटल हाइम्स हमारे पास 1028। तो 1028 मंत्र जो है ऋग्वेदा के अंदर इंक्लूड है। ज्योतिषी वाज इंक्लूडेड इन द ऋग्वेदा। तो जो ज्योतिषी की हम बात करते हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होती है हमारे किसके अंदर? ऋग्वेदा के अंदर। अंडर दिस वेदा सुप्रीम नॉलेज इज रिलेटेड विद द रिलीजन एंड ब्रह्मा। तो जो हमारी सुप्रीम नॉलेज है वो रिलेट करती है किससे? रिलीजन से और ब्रह्मा से। अगर हम बात करें सामवेदा की, तो सामवेदा क्या है? अब सामवेदा के अंदर क्या है? जो मंत्र की बात हम कर रहे हैं उनको हम पोएटिकली रिसाइट करते हैं। मंत्र का गान हम कह सकते हैं, मंत्र गान जो हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? सामवेदा के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली संग की बात की जाती है, सिंग की बात की जाती है सामवेदा के अंदर। द सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडियस एंड चंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा से जो मंत्र निकल कर आते हैं उनको आप रिसाइट कर रहे हैं, उनको गा रहे हैं, एक पोएम की फॉर्म में सुना रहे हैं, वो बात की जाती है हमारी सामवेदा के अंदर। तो जितने भी हमारे जो 7 स्वर कहे जाते हैं, ठीक है, जो हमारे 7 स्वर का सारे गामा पा दानी था, ये सारे के सारे जो हैं सामवेदा के अंदर से ही निकल कर आए हैं। तो इस वेदा के थ्रू ही इस मंत्र को बनाया गया है, या हम कह सकते हैं इनका आविष्कार इसी वेद से हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो 7 स्वर है हमारे वो सामवेदा से ही आए हैं। इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेदा की। तो यजुर्वेदा क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू कृष्णा एंड शुक्ला। तो यजुर्वेदा को 2 चीज़ों में डिवाइड करा है, एक होता है कृष्णा ब्लैक और डार्क, एक होता है शुक्ला व्हाइट और ब्राइट। द कृष्णा यजुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ अनअरेंज्ड एंड अनक्लियर कलेक्शन ऑफ वर्सेस। तो बेसिकली जो हमारा कृष्णा यजुर्वेदा है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो उसके अंदर जो हमारे अनअरेंज्ड और अनक्लियर जो है वर्सेस इंक्लूड होती है। वर्सेस क्या होता है हमारे पास? पीस है पोइट्री का। ठीक है, अगेन कलेक्शन है ये हमारा पोइट्री का। जो पोइट्री हमारी अनक्लियर और हम कह सकते हैं अनअरेंज्ड है वो हमारी इंक्लूड होती है किसके अंदर? कृष्णा वेदा के अंदर। और अगर हम बात करें किसकी?
शुक्ला वेदा की, तो इसका अपोजिट हो जाता है। इसके अंदर जो हमारी वेल अरेंज हमें वर्सेस देखने को मिलती हैं। दिस वेदा कंप्राइजेज ऑफ रेसिटेशंस, मंत्रास, चैंट्स, रिचुअल वर्शिप दैट प्ले ए डायरेक्ट रोल इन द वेरियस वर्शिप सर्विस। तो बेसिकली इसके अंदर वो सारे मंत्र इंक्लूड होते हैं जो वर्शिप के टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, जब हम पूजा करते हैं उसके अंदर जो मंत्र काम आते हैं वो भी हमारे पार्ट है किसका, यजुर्वेदा का। दिस वेदा ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ प्रेयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने कि यजुर्वेदा को हम बुक ऑफ प्रेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इस वेदा का यूज कब होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं उस टाइम पर हम यजुर्वेदा के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करते हैं। तो इसलिए इस वेदा को बुक ऑफ प्रेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थवेदा। अभी अर्थवेदा कौन सा होता है, तो अर्थवेदा प्रोवाइड्स डिटेल गाइडलाइंस ऑन द डेली रिचुअल्स। तो डेली रिचुअल्स जो हम दिनचर्या में बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस चीज़ के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है वो कौन है, हमारा अर्थवेदा है। ठीक है, हर एक चीज़ का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यजुर्वेदा है, यजुर्वेदा में हम जितने भी प्रेयर्स करते हैं उनके रिगार्डिंग बात की जाती है यजुर्वेदा के अंदर। ठीक है, इट डील्स विद वेरियस प्रैक्टिकल एंड वर्डली मैटर्स। तो ये प्रैक्टिकल और वर्डली मैटर्स को ज़्यादा डील करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ 730 हाइम्स। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, अर्थवेदा के अंदर 730 हाइम्स है, जबकि हमारे ऋग्वेदा के अंदर 1028 हाइम्स है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद फ्रेंड्स, याद रखना, इसको हम वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि काला जादू जो हम बात करते हैं, जो टोटके की बात हम करते हैं, वो अर्थवेदा से ही डेवलप हुआ है। उसके बारे में सारा जो निचोड़ होता है वो हमें अर्थवेदा में ही देखने को मिलता है। तो ब्लैक मैजिक जो है कहाँ से निकल कर आया, कौन से वेदा से निकल कर आया है, तो ये जो है ये अर्थवेदा से है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पहले आ चुका है। तो नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्लैक मैजिक है वो कौन से वेदा से निकल कर आया है, तो वो अर्थवेदा से निकल कर आया है। डेट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला भी हम कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। देखो फ्रेंड्स, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, वेदा के ऊपर पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, लेकिन हमें इतनी हिस्ट्री का करना क्या है, हमें उस चीज़ों को नोट डाउन करना है जो चीज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज तो हमारे लिए बाद का मैटर है। पहला हमारा जो फोकस है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो एग्जाम को क्लियर करना है। ओके, तो उतना ही मैंने नॉलेज यहाँ पे डाल रखी है, ये इतनी है कि आपके लिए इनफ रहेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन है, विच वेदा इज नोन फॉर इट्स म्यूजिकल एंड मेलोडियस चैंटिंग ऑफ वर्सेस? ए अर्थवेदा, बी यजुर्वेदा, सी सामवेदा और डी ऋग्वेदा। देखो क्वेश्चंस मैंने इसलिए दे रखे हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है, विच वेदा इज ऑफन कंसिडर द ओल्डेस्ट एंड द फॉर्म्स ऑफ द बेसिक वैदिक लिटरेचर। तो कौन सा वेदा बेसिकली ऐसा है जिसको हम क्या मानते हैं, बेसिक मान के चलते हैं वैदिक लिटरेचर का? ए यजुर्वेदा, बी अर्थवेदा, सी सामवेदा, डी ऋग्वेदा। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आंसर आप नीचे कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। चलिए देन हम बात करते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, आपको पता होना चाहिए कि जिसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, इंडिया उल्टा डोमिनेंट था यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो क्या है, टाइम टू टाइम उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी वजह से आज इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया, जितना आगे उसका होना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी वो काफ़ी टॉप क्लासिक थी। दूर दूर से लोग आया करते थे उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। जैसे तक्षशिला की बात की जाए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये सारी टॉप क्लासिक यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, अगर आज भी वो यूनिवर्सिटी होती है हमारे पास, तो यकीन मानिए इंडिया कहीं का कहीं पहुंच गया होता। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में जानते हैं हम, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी हमारी टॉप डोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ रह चुकी हैं इंडिया की, जो अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अभी भी ये यूनिवर्सिटी कुछ एग्जिस्ट करती हैं इंडिया के अंदर। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? एक है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, औदंतीपुरी यूनिवर्सिटी, जगदाला यूनिवर्सिटी और पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड्स, ये सारी की सारी एंशिएंट हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, इनका ट्रेडिशनल टाइम में बहुत बोलबाला हुआ करता था। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन सी। देखो इनमें आपको कई चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई, दूसरी एग्जिस्ट कहाँ करती हैं, तीसरा कौन सा ऐसा विद्वान है जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया हुआ है। ये तीन चीज़ों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर। ये किस टाइम एग्जिस्ट करते थे, किस टाइम इनका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, किसने इसको डिस्ट्रॉय किया है, मेनली किस चीज़ के लिए इनका डेवलपमेंट की गई थी,
ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने इसके अंदर मेंशन किया रखा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज तक्षशिला वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान। अभी फिलहाल के लिए ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, पहले इंडिया में हुआ करती थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और इंडिया का तो इस यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में बेसिकली उस लोकेशन पे ये पाई गई। नियर द सिटी ऑफ रावलपिंडी, फ्लोरिश्ड 5th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी। तो ये 5th सेंचुरी में बेसिकली क्या है डेवलप की गई थी। द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन वाज एट 16 ईयर्स। तो जब इस यहाँ इंडिया में थी तो इसका जो एज क्राइटेरिया था वो 16 ईयर था, मिनिमम 16 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। तक्षशिला वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड नोन फॉर इट्स एडवांस एजुकेशन सिस्टम एंड डाइवर्स करिकुलम। तो ये एडवांस एजुकेशन सिस्टम के लिए जानी जाती थी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इसको कवर करती थी, जैसे फिलोसफी के अंदर बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना तक्षशिला और मेडिसिन, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल ही मेडिसिन के लिए था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तक्षशिला का एक मैच ऑफ द फ्लोइंग में आती है, एक साइड आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे रखी होगी, दूसरी साइड उससे रिलेटेड दे रखा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज़ से लिंक रखती है। तो जो तक्षशिला है उसको मेजरली मेडिसिन से ज़्यादा लिंक रखा जाता है। चाणक्य, वन ऑफ द फेमस स्कॉलर एसोसिएटेड विद तक्षशिला, ही इज नोन फॉर हिज राइटिंग द अर्थशास्त्र। तो याद रखना जो चाणक्य, कौटिल्य जो है वो तक्षशिला से बिलोंग करते थे, इन्होंने यहाँ से स्टडी कर रखी है और इनको अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन बिहार, करंटली बिहार में सिचुएटेड है नियर द टाउन ऑफ राजगीर। फ्लोरिश फ्रॉम द 5th सेंचुरी, अगेन 5th सेंचुरी से ये डेवलप की गई थी टू द 12th सेंचुरी। इट वाज नोन फॉर इट्स एडवांस एजुकेशन सिस्टम, मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम एंड डाइवर्स स्टूडेंट बॉडी। नालंदा लाइब्रेरी नोन एज धर्मगंज। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि जो नालंदा है उसकी लाइब्रेरी को धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, माउंटेन ऑफ ट्रूथ। Nalanda has a long list of renowned scholars associated with it, including Nagarjuna, a Buddhist philosopher and founder of Madhyamaka school। तो याद रखना जो नागार्जुना थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका नाम काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। नागार्जुना जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, वो बिलोंग करते थे किससे, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी से। द इन्वेजन लेड बाय बकीदार खिलजी। तो इन्होंने क्या करा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, तो इस बंदे ने, बकीदार खिलजी ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया। इसको नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, पता नहीं एजुकेशन सिस्टम से इसका क्या ऐसा था कि इसने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, ये भी बिहार में ही है। इट वाज स्टैब्लिश बाय द किंग धर्मपाला। तो ये किंग धर्मपाला ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली स्टैब्लिश किया है, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी रही है हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसको डेवलप किया है किसने, एस्टेब्लिश किया है किंग धर्मपाला ने। फ्लोरिश फ्रॉम 8th सेंचुरी। द यूनिवर्सिटी वाज बेस्ट नोन फॉर इज वज्रायना, बुद्धिज्म एंड ब्लैक मैजिक। तो याद रखना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ब्लैक मैजिक के लिए जानी जाती है, काला जादू के लिए इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता था। ठीक है, वज्रायना, बुद्धिज्म और ब्लैक मैजिक के लिए जाना जाता था। विक्रमशिला वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन मेडिटेशन प्रैक्टिस। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड द इन्वेजन ऑफ बकीदार खिलजी इन द 12th सेंचुरी लेड टू द इवेंचुअल डिक्लाइन। तो बेसिकली इसने इसको क्या करा था, डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, बाद में जब इसको रीडेवलप किया गया तो उस तरीके से डेवलप नहीं किया गया जिस तरीके से ये पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके थ्रू, बकीदार खिलजी, बकीदार। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। तो वल्लभी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, प्रेजेंट डे जो है ये गुजरात के अंदर है। वल्लभी गुजरात का पार्ट है और ये गुजरात में ये यूनिवर्सिटी करंटली में है। फ्लोरिश ड्यूरिंग द मैत्रेयिका डेंसिटी रूल इन 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स ए डाइवर्स करिकुलम इंक्लूडिंग लॉ, लॉजिक, लिटरेचर, ग्रामर, फिलोसफी एंड मोर। तो बेसिकली ये इतनी ट्रेंडिंग में नहीं रही है जितना हमारा तक्षशिला और विक्रमशिला रही है। इसके बाद है औदंतीपुर यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे है, ये भी प्रेजेंट डे बिहार में है। याद रखना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर है, इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है। ओके, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछा जा सकता है। फ्लोरिश द पाला डेंसिटी रूल इन द 7th। तो बेसिकली किस डेंसिटी के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, तो पाला डेंसिटी के अंदर इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था। औदंतीपुर यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर इट्स स्कॉलरली एटमॉस्फेयर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया। तो काफ़ी दूर दूर से एशिया के डिफरेंट रीजन से लोग यहाँ पे आते थे अपनी PhD की जर्नी को पूरा करने के लिए, और एज ए स्कॉलर वो क्या करते थे, इस यूनिवर्सिटी में काम करते थे। चलिए, इसके बाद है पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। तो पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये ओडिशा में है।
ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे याद रखना, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी ओडिशा के अंदर है, 3rd सेंचुरी में डेवलप हुई थी। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी ऑफर डाइवर्स कैरिकुलम, ये भी डाइवर्स कैरिकुलम है, किस किस चीज़ के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर और लिटरेचर के अंदर। इसके बाद है जगदाला यूनिवर्सिटी। तो ये जगदाला यूनिवर्सिटी जो अगर हम बात करें तो वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में है एट प्रेजेंट ये यूनिवर्सिटी। फ्लोरिश ड्यूरिंग द पाला डेंसिटी रूल, तो अगेन पाला डेंसिटी रूल के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो कैरिकुलम है उसमें क्या क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी है, लॉजिक है, ग्रामर है, मेडिसिन है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड है जगदाला यूनिवर्सिटी के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन है पहला ये कि द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग विच डेंसिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किस डेंसिटी के अंदर बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था, एक गुप्ता डेंसिटी, मोरा डेंसिटी, पाला डेंसिटी और छोला डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फील्ड ऑफ स्टडी वाज एम्पैथाइज एज जगदाला यूनिवर्सिटी, ए मेडिसिन एंड हर्बल, बी लॉजिक एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी, सी वैदिक रिचुअल्स, डी मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कमेंट करके जो ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज। तो 4 टाइम्स मेजर अमेंडमेंट के साथ एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है। ये चारों की चारों पॉलिसीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जो फर्स्ट पॉलिसी है 1968 ये, और 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2020। इसको मैंने डीप डाउन आपको एक्सप्लेन किया है इसी पीपीटी के अंदर, ठीक है। 1968, 1986 और 1982 मैंने ओवरव्यू की फॉर्म में दिए हैं, लेकिन 2020 को डीप डाउन जाकर डिस्कस किया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा आपके पास, ठीक है। हालांकि चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, हर किसी के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। ओके, तो एजुकेशन पॉलिसी तो हमें वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए, ऑल्दो हमारे से ही लिंक रखता है ये सब चीज़ें। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो 4 पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एनईपी बेसिकली अगर हम बात करें तो फर्स्ट NEP was propounded by first NEP was promulgated by the government of India by the Prime Minister Indira Gandhi in 1968। तो जो फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा जो रखा गया था वो इंदिरा गांधी के थ्रू रखा गया था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। द सेकेंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986। तो फर्स्ट जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है, उन्होंने एजेंडा रखा था। सेकंड टाइम पे जो राजीव गांधी थे उन्होंने रखा 1986 में, एंड थर्ड टाइम जो प्राइम मिनिस्टर रहे वो नरेंद्र मोदी रहे 2020 के अंदर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम बात कर रहे हैं 2020 की, उसको मेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे डीप डाउन जाके। तो बात करते हैं सबसे पहले 1968 की। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। ये याद रखना कि कौन सी पॉलिसी किसकी रिकमेंडेशन के बेस्ड पर बनाई गई थी। तो कोठारी कमीशन बनाई गई स्पेसिफिक इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसने काम किया 1964 से 1966 में। वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया 1968 के अंदर। द गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, पहले ही बताया मैंने आपको कि इंदिरा गांधी ने ही इसका एजेंडा डिसाइड किया था पॉलिसीज का इन 1968, विच इज़ कॉल्ड ए रेडिशियल रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो बेसिकली इसको रेडिशियल रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले थे इस पॉलिसी के बाद से, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, एजुकेशन एक अनरिकॉग्नाइज्ड वे में काम कर रहा था, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिले थे। ओके, और जो हम बात करें उस टाइम पर जो जीडीपी का 6% जो है एजुकेशन के ऊपर स्पेंड भी किया जाता था। द पॉलिसी कॉल्ड फॉर फुलफिलिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, याद रखना कि ये क्वेश्चन आज किया जा सकता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर 14 ईयर्स तक के एज तक के लिए बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी कर दी गई थी। तो ये हमारा 1968 की जो पॉलिसी है उसके अंदर ऐसा हुआ था। द पॉलिसी कॉल्ड फॉर ए फोकस ऑफ ऑल लर्निंग रीजनल लैंग्वेज आउटलाइनिंग ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था, और 3 लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इन 3 लैंग्वेज को बेस बनाया गया था इस पॉलिसी के अंदर, तो इसको कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। द NEP 1968 कॉल्ड फॉर एजुकेशन स्पेंडिंग टू इंक्रीज टू 6%। मैंने आपको पहले ही कहा कि जीडीपी का 6% जो यहाँ पे स्पेंडिंग करा जाता था, ठीक है। ऑल्दो आज के टाइम में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा होता था, आज तो जीडीपी का हम 2 से 3% ही खर्च कर रहे हैं अपने एजुकेशन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉलिसी आती है 1986 में, इतनी पॉपुलर नहीं रही। 1992 और 1986 की पॉलिसी जो थी इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी 1968 की और हमारी 2020 की रही है। So in 1986, the government led by Rajiv Gandhi introduced a new national policy. The new policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize equal opportunities. अब देखो इस पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था
वो ये था कि जो डिस्पैरिटीज़ है उसको रिमूव करना, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्पैरिटीज़ है उसको रिमूव करना, और हम कहें कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉय है, या फिर हम बात करें रिजर्वेशन में, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्पेसिफिकली फॉर इंडियन वुमेन। तो इंडियन वुमेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम किया गया किसके अंदर, एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर। टू अचीव ए सोशल इंटीग्रेशन द पॉलिसी कॉल्ड फॉर एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप, अडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटिंग मोर टीचर फ्रॉम द एससी। तो देखो इस पॉलिसी के अंदर काम किस चीज़ के ऊपर किया गया था, इक्वलाइजेशन के ऊपर काम किया गया। उन्होंने कहा कि जो एससी कैंडिडेट है और जो जनरल कैंडिडेट है उन दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एससी को रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, वुमेन को एम्पावर किया गया, वुमेन को अलग से ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें की गई जिससे हमारा क्या है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया गया 1986 की पॉलिसी के अंदर। द NEP called for a child-centered approach in primary education and launched a Operation Blackboard। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है फ्रेंड्स, याद रखना, क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है। ये जनरली नेट में तो नहीं आया, लेकिन जितने भी हमारे स्कूल टीचिंग लेवल के एग्जाम होते हैं, एस्टेट हो गया या सीटेट हो गया, वहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कौन सी पॉलिसी के अंदर इशू लॉन्च किया गया। ये 1986 के अंदर लॉन्च किया गया। अब इसका मतलब क्या था, टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड was launched to provide minimum essential service to all primary schools in the country। तो बेसिकली जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें मिनिमम जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करना ही मेन ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, कि हर एक स्कूल में एटलीस्ट इतनी सर्विसेज तो होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। ये था मेन ऑब्जेक्टिव हमारा किसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। 1996 एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 6%। अगेन 1986 के अंदर भी हमने ये डिसाइड करा कि 6% हमारे जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। वो टाइम था जिस टाइम एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। आज के टाइम में बेसिकली गवर्नमेंट जो है इतना फोकस नहीं दे रही है एजुकेशन को जितना देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है 1992 जो है टोटली डिपेंड करता है 1986 के ऊपर, लेकिन कुछ माइनर से चेंजेस लाए गए 1992 के अंदर। तो 1992 में द 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 1992 बाय द PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो बेसिकली मॉडिफाई किसने किया, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। The major update of this policy is to conduct a common entrance examination on all India basis for admission to professional and technical education program। तो बेसिकली इसका एक मेजर अमेंडमेंट हमें ये देखने को मिला था कि जितने भी एडमिशन्स होते थे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, अगर हम बात करें टेक्निकल प्रोग्राम्स की बात करें, तो जितने भी एडमिशन्स होते थे उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया गया जिसके थ्रू क्या मिलता था, एडमिशन मिलता था। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये 1992 की पॉलिसी में डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट हमें देखने को मिली इस पॉलिसी के अंदर। अब हम बात करते हैं 2020 की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2020 की पॉलिसी, इसको डीप डाउन जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो फिलहाल के लिए जो इस पॉलिसी को बनाने के लिए एक कमेटी आगे गठित की गई, किसके अंडर में की गई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि हमारे पद्म विभूषण है, जिनको अवार्ड भी मिला हुआ है, कौन सा, पद्म विभूषण। हु सबमिटेड द ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2019 टू द HRD मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019। तो इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, 2019 में उस ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया। अब देखो 2019 में जाकर ड्राफ्ट सबमिट होता है और 2020 में जाकर पॉलिसी मिले, एक साल तो उसको अप्रूवल में चला जाता है कि ये अप्रूव करेगा वो अप्रूव करेगा, तो एक साल तो यहाँ लग गया कि आपका ड्राफ्ट को फाइनली अप्रूवल में आने में। So new education policy aims for universalization of education from preschool secondary level with 100% GER in school education by 2020। अब इसका ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा इस पॉलिसी का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2030 तक जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल में वो 100% हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, मतलब कि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं बचेगा कि जो स्कूली एजुकेशन जिसको ना मिले, जिसको स्कूल की एजुकेशन ना मिले, ठीक है। तो 2030 तक हमारा एक टारगेट है कि हमें क्या करना है, 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए स्कूल एजुकेशन के अंदर, मतलब कि एटलीस्ट 12 तक तो बच्चा पढ़ना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4 विद द करिकुलम ऑफ 12 ईयर स्कूलिंग। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका स्ट्रक्चर आया 5+3+3+4, मतलब कि आपकी अपना 3rd क्लास तक, 3rd से 8 3, देन आपके 4 साल का
बेसिकली ये 9th 10th 11th 12th, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमें देखने को मिला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसमें जो स्कूलिंग है 12 साल की आपकी स्कूलिंग जो है कंपलसरी है। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, तो वोकेशनल एजुकेशन जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी 6 क्लास से। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 इज टू बी थ्रू मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, तो 5th क्लास तक जो बच्चा है वो क्या करेगा अपनी रीजनल लैंग्वेज में। मान लो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी मीडियम में पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंग्लिश उससे है बैकग्राउंड से तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, कोई पंजाबी से है तो पंजाबी, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बच्चा पढ़ेगा 5th क्लास तक। GR इन हायर एजुकेशन इज टू बी रेज्ड 50% बाय 2035, तो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंदर 50% माना गया, टारगेट बना के चल रहे हैं 2035 तक। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें टीचर बनना है तो हमें कहाँ डिसाइड करना चाहिए, हमें जो है स्कूलिंग पर की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जबकि अगर 100% का टारगेट बना रहे हैं, इसका मतलब जो डिमांड है वो टीचर्स की स्कूल साइड पर ज़्यादा बनेगी इन कंपैरिजन टू कॉलेज की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना मतलब भी हमें देख लेना चाहिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट टू बी अलाउड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, तो बेसिकली मल्टीपल एंट्री एग्जिट हमें सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब कि क्या, अगर 1 साल का स्टूडेंट ने क्या कर लिया, मान लो ग्रेजुएशन में बीकॉम में एडमिशन लिया, 1 साल हो गया, उसका मन नहीं है तो वो एग्जिट ले सकता है, फिर बाद में दोबारा कंटिन्यू कर सकता है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी स्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, तो बेसिकली एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा क्रेडिट्स का, जिसमें क्या क्रेडिट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब कि अगर मान लो मैंने कोई कोर्स किया किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मुझे कुछ क्रेडिट मिलेंगे, उन क्रेडिट को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने एक कॉलेज से बीकॉम करी, 1 साल करा, उसके अंदर मुझे 4 क्रेडिट्स मिले, तो उन 4 क्रेडिट्स को जब मैं नेक्स्ट कॉलेज में जाऊँगा तो वहाँ पर उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये क्रेडिट सिस्टम बनाया गया है आपकी बार, तो ये काफ़ी अच्छा भी है। ईजिली आप कॉलेजेस को चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ को चेंज कर सकते हो, तो दिस इज गुड। ठीक है, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका मेनली फोकस किसका है, जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेसिफिक एजुकेशनल फंड, तो कई तरह के फंड बनाए गए हैं जिससे क्या है इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुलम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू द एज ऑफ 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4, मतलब कि जब तक हम बात कर रहे हैं अप टू 5 का जो पैटर्न है, अप टू सेकेंड क्लास तक जो है 3 to 8 तक की एज के स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 8 एज की, उसके बाद 11 to 14, देन आपका उसके बाद 8 to 11, देन 11 to 14, देन 14 to 18। ठीक है, तो 9 to 12 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 12 जो है 18 ईयर्स तक की एज तक एक स्टूडेंट जो है मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम जब स्टूडेंट 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उसकी 12th कंप्लीट हो जाएगी। तो 14 से 18 तक का जो स्टूडेंट है उसकी क्या हो जाएगी, 12th कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्वेस्टिगेट शिफ्ट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट टू रेगुलर एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हमने ये जो सेकंड जब यूनिट करी थी रिसर्च एप्टीट्यूड की, वहाँ पे टाइप्स ऑफ असेसमेंट डिस्कस किए थे। समेटिव असेसमेंट से हम शिफ्ट कर जाएंगे किसके ऊपर, फॉर्मेटिव के। फॉर्मेटिव का मतलब कि रेगुलर असेसमेंट की जाएगी। अभी क्या होता है, हम बच्चे को पढ़ाते हैं 6 महीने तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक टेस्ट ले लेते हैं, फिर 6 महीने पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक टेस्ट एग्जाम्स ले लेते हैं। तो ये समेटिव असेसमेंट है, पहले आप पढ़ा रहे हो उसके बाद आप उसका रिजल्ट इवेलुएट कर रहे हो। फॉर्मेटिव के अंदर क्या होगा, हम रेगुलर टाइमली उसकी असेसमेंट करेंगे। आज मैंने एक हफ्ता पढ़ाया, अगले हफ्ते मैंने क्विज कंडक्ट कर ली, उससे नेक्स्ट वीक पढ़ाया, एक रिटन टेस्ट ले लिया, ये रेगुलर असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फोकस किस चीज पे रहेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर रहेगा। बोर्ड एग्जाम फ्रॉम ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12 विल बी कंटिन्यूड, अगेन इन दोनों को कंटिन्यू किया जाएगा, बट रीडिजाइन विद होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। अब जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब कि हमें सिर्फ बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल पे डेवलप नहीं करना है, हमें उसको कंप्लीट डेवलपमेंट देनी है हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर, चाहे वो बेसिकली बुकिश नॉलेज हो, चाहे अदर नॉलेज हो, गेम्स हो, वट हर जगह हमें उसको एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है एक स्टूडेंट को। ए न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, तो याद रखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक नया हमारा असेसमेंट सेंटर बना है, क्या नाम है उसका, परख को हम वैसे भी कहते हैं कि सामने वाले को परखना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फुल फॉर्म क्या है इसकी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज ए सिंगल ओवर reaching umbrella body for the entire education एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। तो देखो कितना बड़ा एक चेंज हमें देखने को मिला है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक
कंप्लीट बॉडी बना दी, मतलब कि एक ओवरऑल बॉडी बना दी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हर एक बॉडी काम करेगी, चाहे वो AICTE हो, UGC हो, कोई सी मर्जी बॉडी हो, वो एक ही चीज़ के अंदर काम करेंगे। मतलब कि उसको डिज़ाइन करने वाला, उनको रेगुलेट करने वाला एक ही बॉडी बना दी और उस बॉडी को नाम दे दिया हमने द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि मान लो रिजर्व बैंक है। अब रिजर्व बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, वो हमारे प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं जितने भी हैं उनको भी रेगुलेट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, हर एक बैंक को रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो बैंक्स होते हैं अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, पब्लिक बैंक्स के रूल्स अलग होते हैं, प्राइवेट के अलग होते हैं। सेम एक तरह की हमने बॉडी बना दी, उस बॉडी का नाम दिया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये बॉडी क्या करेगी, चाहे कोई AICTE हो, ऑल्दो AICTE टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रही है, UGC जो है वो अलग लेवल पे रेगुलेट कर रही है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट कर रही है, और कोई बॉडी है वो अलग काम कर रही है, लेकिन ये सारी बॉडी एक ही के अंदर काम करेगी, और वो कौन सी है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिलहाल के लिए ये बॉडीज क्या करती है, इंडिपेंडेंट काम करती है, इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन अब ये इसके अंडर काम करा करेंगी। ओके, इसके बाद है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। ये 4 के 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स फ्रेंड्स याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हमारे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशनल काउंसिल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड। देखो हर किसी का अपना अपना काम है, ये 4 के 4 जो हमारी इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं, जैसे कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसका काम है रेगुलेशन का, जितने भी बॉडीज है सबको रेगुलेट करने का। जनरल एजुकेशन काउंसिल का काम है स्टैंडर्ड सेटिंग का। हायर एजुकेशनल ग्रांट काउंसिल का काम है फंडिंग का, ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल का काम है एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो हर किसी का अपना अलग अलग काम है इन जितने भी बॉडीज हैं। फॉर टीचर एजुकेशन इन न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड। देखो अब टीचर एजुकेशन के लिए भी एक अलग से बॉडी बनाई गई है, और वो कौन सी है, हमारी NCFTE। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना फ्रेंड्स, पूछी जा सकती है। In consultation with NCERT by 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated B.Ed। तो बेसिकली 4 साल की जो इंटीग्रेटेड B.Ed है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी जाएगी 2030 से। मतलब कि अगर आप 2 साल की B.Ed कर रहे हो तो वैलिडिटी नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी जाएगी। कंसल्टेशन डेट इन्वॉल्व नियरली अबाउट 2 लाख सजेशन फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक, 600 ULBs एंड 676 डिस्ट्रिक्ट। देखो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ऐसा नहीं है कि किसी 4 बंदों ने बैठा और पॉलिसी बना दी। इसके लिए काफ़ी सारे सजेशन लिए गए हैं, और वो सजेशन 2.5 लाख तक के सजेशन दिए गए हैं इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सोचो इस पॉलिसी में कितना दम होगा, है ना, कि 2.5 लाख लोगों ने अपने सजेशन दिए तब जाके पॉलिसी को बनाया गया है। इसके बाद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इनटू 3 कैटेगरीज। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन को 3 कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड कर रहे हैं। एक है रिसर्च यूनिवर्सिटी, दूसरा है टीचिंग यूनिवर्सिटीज, और तीसरा है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग। चलिए अब ये था 2020। होप सो बहुत सारे जो पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन सी कमीशन बनाई गई है, कितना हमारा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब टर्न आपको इवेल्युएट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो बार बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट चल रही है आपकी। याद रखना कि आपको कुछ समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, आपने कितना टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, तो यहाँ से पता लगेगा। क्वेश्चन है आपके पास, द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 proposes the restructuring of higher education institutions into how many categories, A2, B3, C4, D5। लास्ट में डिस्कस किया, होप सो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1968 रिकमेंडेड द एडॉप्शन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, लेकिन वो 3 लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, A हिंदी इंग्लिश फ्रेंच, B हिंदी इंग्लिश संस्कृत, C हिंदी इंग्लिश चाइनीज, D हिंदी इंग्लिश स्पेनिश। होप सो इनको आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। चलिए नेक्स्ट है हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब मैं आपके साथ कुछ इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें से क्वेश्चन कैसे आता है, अब मान लो कोई यूनिवर्सिटी दे देंगे, या तो ऑब्जर्वेशन रीजन में पूछ लेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी। मैच ऑफ द फ्लोइंग में एक साइड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे रखी होगी, दूसरी साइड उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर दे रखे होंगे, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इनमें से। तो जानते हैं कौन कौन सी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहला जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे। अपने आप में नाम चलता है इसका, IIT बॉम्बे का। अब ये फाउंड कब हुआ, 1958 में। ये फाउंड जो है ना, कि याद रखना 1958 में। was established with assistance from the Soviet Union. It has consistently ranked among the top engineering institute in India. देखो इसको स्टैब्लिश करने के लिए ना सोवियत यूनियन,
ने क्या करी थी, हमारी हेल्प करी थी। जो बेसिकली रशिया की हम बात करें तो वहाँ से हमें हेल्प मिली थी, तभी जाके इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 1958 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। और आज के टाइम में तो इसका अलग ही बोलबाला है इनका IITs का, ठीक है। इसके बाद है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, फाउंडेड 1909 में, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है इसकी, IISc बेंगलोर वाज फाउंडेड एज a रिजल्ट ऑफ द विजन ऑफ जमशेदजी टाटा एंड स्वामी विवेकानंद। इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और इसका काफ़ी बार रैंकिंग अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रैंकिंग जो आती है वो हमारी IISc बेंगलोर की ही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ ऑल IIT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रेंड्स याद रखना, जो IISc बेंगलोर है इसको सारी IIT की मदर कहा जाता है। अब ऐसे मत पूछो ना कि फादर किसको कहा जाता है, वो आगे आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, IIT दिल्ली। अब ये कब फाउंड हुआ था, 1961। बस इनके आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसके ईयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा IIT कब इस्टेब्लिश हुआ था। हिस्ट्री में बेसिकली देखा जाए तो वाज इस्टेब्लिश विद असिस्टेंट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, कब फाउंड आउट हुआ था, 1959। हिस्ट्री में अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स रिसर्च एंड इनोवेशन इन वेरियस फील्ड। तो कई फील्ड में इसको रिसर्च और इनोवेशन के लिए क्या करा जाता है, जाना जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था विद असिस्टेंस फ्रॉम ए कंसोर्टियम ऑफ 9 US रिसर्च यूनिवर्सिटी। देखो जितने बड़े बड़े IIT हैं वो खुद से इस्टेब्लिश कभी नहीं हुए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प रिक्वायरमेंट हुई थी। ओके, इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। अभी खड़गपुर जो है 1951 में आया था। वाज द फर्स्ट IIT टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया। तो पहला IIT था जो इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। इट वॉज सेटअप विद द कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखो, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर इसको क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो रुड़की में अगर हम बात करें तो कब फाइंड आउट हुआ था ये, 1847। लेकिन 1847 में ये एक कॉलेज के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया था और कॉलेज का नाम था उसका थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है IIT को पहले कौन से नाम से जाना जाता था। तो IIT जो था वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। हिस्ट्री की बात करें तो IIT रुड़की हैज इट्स ओरिजिन इन थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इट इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट 1847। सोचने वाली बात है 1847 में क्या ही था, ठीक है, उस टाइम पर क्या ही था नहीं, ये हमारा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था और वो कौन सा था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी अपने आप में काफ़ी बेसिकली उस साइड के लिए डोमिनेंट है। ये फाउंड कब हुआ, 1857, काफ़ी पुराना है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। देखो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारी है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है हमारा कौन सा, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। अगर पुरानी IIT की बात करें तो IIT खड़गपुर जो है हमारी सबसे पहले IIT है। ओके, चलिए, इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी नाम चलता है। फाउंड कब हुई, 1922 में। द DU हैज़ इट्स रूट्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट इन 1922। The university is inaugurated in 1922 as a teaching and residential university with 2 college and around 750 students। तो जब स्टार्टिंग में जब DU बनी थी ना तो इसके अंदर 2 ही कॉलेज थे और इसके जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 750 थे। हरी सिंह गौर सर्व्ड एज द यूनिवर्सिटी फर्स्ट वाइस चांसलर। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि इसका DU, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है DU जो है, इसका फर्स्ट वाइस चांसलर कौन था, तो ये थे हरी सिंह गौर। ओके, इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, इसके बाद JNU काफ़ी अपने आप में बहुत नाम चलता है JNU का और काफ़ी इसमें मुद्दे भी उठते रखते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो JNU कब आई थी, 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। इट वाज नेम्ड एज जवाहरलाल नेहरू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इसके जो बात करें हमारे फर्स्ट वाइस चांसलर कौन से, तो जी पार्थसारथी वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर। तो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे हमारे पार्थसारथी। And JNU was established with the aim of fostering the interdisciplinary and research oriented education। इसके बाद BHU की बात करें तो BHU कब आई थी, 1960 में आई थी। BHU was founded by पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। BHU जो है बेसिकली फाउंड किसके थ्रू की गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो काफ़ी इनका नाम चलता है अगर आप कभी BHU में जाओगे तो।
एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स टू ब्लेंड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन विद मॉडर्न डिसिप्लिन। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कब फाइंड आउट हुई थी? 1857 में एज एन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ओरिजिनली नोन एज द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया की एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रही है 1857। एक यूनिवर्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताई है 1857 में वो भी इस्टेब्लिश हुई थी। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो 1920 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तो इसका बेसिकली हम इसको किस नाम से जानते थे? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये एज एन कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और कॉलेज का नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। ये भी आपको याद रखना है। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो AMU डेट्स बैक टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाय सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी, इनका नाम भी बहुत चलता है सर सैयद अहमद खान का। तो इनके थ्रू जो है ये यूनिवर्सिटी का बेसिकली जब कॉलेज था जो हम बात कर रहे हैं एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, तो वो इनके थ्रू ही क्या किया गया था? फाइंड आउट किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। Which university is known for its excellence in engineering and technology education and was the first IIT to be established in India? IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras, IIT Kharagpur. Next question है, the university known for its strong focus on science and engineering and its collaboration with the international institution is IIT Madras, IIT Guwahati, Anna University और मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आपका ठीक है या ओके। सो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके अंदर कई सारी बॉडीज़ होती हैं जो अलग अलग लेवल पे काम कर रही होती है। उन बॉडीज़ का जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जो है कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। कई बार क्या, लास्ट टाइम के अगर आप पेपर उठाकर देखोगे जो लास्ट 2022 में हमारा जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ से आस्क किया जाता है इसी टॉपिक में से। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे, जैसे एक वाइस चांसलर है वो अलग लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अलग लेवल पे काम कर रही है, फाइनेंस बॉडी है वो अलग लेवल पे काम कर रही है। तो सब बॉडीज जो होती है इंडिपेंडेंटली क्या करती है? काम करती हैं। मेनली जो रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटी को वो वाइस चांसलर होता है, उसके ऊपर जो आता है वो चांसलर होता है। तो चांसलर का रोल इतना नहीं रहता, जिस तरह एक प्रेसिडेंट का रोल एक कंट्री के अंदर है, सेम जो रोल है वो एक चांसलर का है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, वो कभी कभार आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कन्वोकेशन के टाइम पे उसको बुलाया जाएगा, तो हर एक जगह उसका रोल नहीं रहेगा चांसलर का, हालांकि वो हेड कहलाता है किसका? यूनिवर्सिटी का। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं इस टॉपिक के अंदर। चलिए, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी बॉडीज होती हैं तो ये देख लीजिए। सबसे पहले एक चांसलर आता है, देन वाइस चांसलर, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी, फिर सिलेक्शन कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड प्रोक्टोरियल बोर्ड। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? एक यूनिवर्सिटी को रन करते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है चांसलर। चांसलर हेड है यूनिवर्सिटी का। ओके, तो इसका रोल क्या रहता है? बेसिकली जो चांसलर है, हेड है यूनिवर्सिटी का, ऑफर्ड ए प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर। देखो, रिप्रेजेंट करता है पूरी यूनिवर्सिटी को, एक रिप्रेजेंट करता है कौन? चांसलर। फंक्शन बेसिकली क्या है? इसको कॉन्फ्रेंस, डिग्रीज, कन्वोकेशन के टाइम पे बुलाया जाता है। रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी एक्सटर्नली एंड प्रिसाइड्स ओवर कॉन्फ्रेंस। तो जो यूनिवर्सिटी को एक्सटर्नली जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है? हमारा बेसिकली चांसलर होता है। ठीक है, इंटरनल मैटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वाइस चांसलर है, लेकिन एक्सटर्नल रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है? हमारा चांसलर है। उसके बाद आता है हमारा वाइस चांसलर। अब वाइस चांसलर क्या है? बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जिस तरह एक कंपनी में CEO होता है, सेम वाइस चांसलर का रोल भी यहाँ पे वही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी यूनिवर्सिटी का देख रेख करने वाला बंदा जो है वो वाइस चांसलर है। फंक्शन इसका क्या है? बेसिकली implement decision of statutory bodies, oversees academic and administrative matters and represent the university। बेसिकली यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? वाइस चांसलर का है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल गवर्नेंस। बेसिकली पूरी यूनिवर्सिटी को जो गवर्न करने का जिसका काम है वो है कौन सी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका हेड बन जाता है हमारा कौन? वाइस चांसलर। तो इस काउंसिल का हेड ही हमारा कौन है? वाइस चांसलर है। और इस काउंसिल का काम क्या होता है? पूरी बॉडी को, जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसको क्या करना? रेगुलेट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। इसके बाद है एकेडमिक काउंसिल। अब एकेडमिक काउंसिल का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एकेडमिक पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड विद इन द यूनिवर्सिटी। तो जितना भी करिकुलम डिसाइड करने का काम है, क्या किसका सिलेबस रहेगा वो डिसाइड करने का काम है, सारा काम जो है किसका आता है? हमारा एकेडमिक काउंसिल का आता है। तो जितना भी एकेडमिक वर्क है वो सारा का सारा हैंडल किया जाता है किसके थ्रू? एकेडमिक काउंसिल के थ्रू। फिर आता है फाइनेंस कमेटी। सबसे बड़ी कमेटी है फाइनेंस कमेटी, जो पूरा फाइनेंस मैनेज करती है किसी भी यूनिवर्सिटी का। रोल क्या है? बेसिकली मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बजट को मेंटेन करने का काम किसका है?
फाइनेंस कमेटी का है। फिर है सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो जितना भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हायर करने का काम जो रहता है वो सिलेक्शन कमेटी का ही रहता है। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को हालांकि अप्रूवल चाहिए होता है किसके से, फाइनेंस कमेटी से और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, वाइस चांसलर से इनको अप्रूवल जरूर चाहिए होता है, लेकिन सिलेक्ट करने का काम किसका है, सिलेक्शन कमेटी का ही है। देन चलते हैं हम फैकल्टी बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो फैकल्टी बोर्ड बेसिकली हम बात करें तो ओवरसीज एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कोर्स विद इन द स्पेसिफिक फैकल्टीज और डिसिप्लिन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो हमारी एकेडमिक पॉलिसीज बनाई हुई होती हैं, जो हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको ओवरऑल क्या करता है, बेसिकली देख रेख करता है उन चीज़ों की। तो फैकल्टी बोर्ड और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमारा ये काम करता है। फंक्शन डिज़ाइन करिकुलम भी कर, सजेस्ट इंप्रूवमेंट एंड रिव्यू कोर्स कंटेंट। तो बेसिकली कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये हमारी सजेशन प्रोवाइड करेगा कौन सा, फैकल्टी बोर्ड। उसके बाद है डिसिप्लिनरी कमेटी और प्रोक्टोरियल बोर्ड। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम स्टूडेंट्स के बीच में, जिसका रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम बनाना कि ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, इस तरह से आपको रहना है, ये ड्रेस पहन के आनी है, ड्रेस कोड डिसाइड करना, ये सारा काम जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड का ही होता है। उसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल क्या है, बेसिकली इसका रोल ही क्या रहता है, एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्लूसिविटी विद द यूनिवर्सिटी सिस्टम, कि एक क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। जैसे कि आप भेदभाव नहीं होना कि ये वुमेन है, ये गर्ल है, ये बॉय है, इनके बीच में भेदभाव, इनके बीच में एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। ठीक है, एक इंक्लूसिविटी एंड एजुकेशन लेके आना। ठीक है, कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसको भी मौका मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें इंक्लूड करना, ये काम होता है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का। ये हर एक यूनिवर्सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो स्टैंडर्डाइज होती हैं, वहाँ पे आपको ये सेल जरूर देखने को मिलेगा, हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। इसके बाद है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। अब इसका काम क्या रहता है, मॉनिटर एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बेसिकली ये किस चीज़ को देख रेख करता है कि रिसर्च की जो बेसिकली क्वालिटी है और हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसका रेख देख करने वाला काम जो होता है, ये इसका होता है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का। तो फंक्शन बेसिकली डेवलप क्वालिटी बेंचमार्क, स्टैंडर्ड सेट करने का काम, कंडक्ट इंटरनल असेसमेंट एंड इंप्लीमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो बेसिकली कहाँ स्टैंडर्ड सेट करने हैं, कितनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन मैटर्स। तो कौन सी बॉडी है जो डिसिप्लिन मैटर से डील करती है, फैकल्टी बोर्ड, बी है हमारा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बोर्ड, सी है प्रोक्टोरियल बोर्ड, डी है रिसर्च काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज द, ए वाइस चांसलर, बी चांसलर, सी डीन, डी रजिस्ट्रार। होप सो फ्रेंड्स अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एजुकेशनल कमीशंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो काफ़ी सारी हमारी एजुकेशनल कमीशंस आ चुकी हैं, हर किसी कमीशन में अलग अलग बात कही गई है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि ये कमीशंस कब इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक साइड आपको बेसिकली जितनी भी एजुकेशन कमीशन हैं वो लिखी हुई होंगी, दूसरी साइड उसके ईयर लिखे होंगे और आपको मैच करना होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और होप सो इन फ्यूचर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम वन बाय वन हर एक कमीशन को देखेंगे, चाहे वो सैडलर कमीशन हो, चाहे हमारी बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा से रिलेटेड कमीशन हो, कोई मर्जी हो, हर एक कमीशन को हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है जिसमें हर एक कमीशन को मेंशन कर रखा है, साइड में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कब वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, हर एक चीज़ मेंशन कर रखी है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है वुड डिस्पैच कमीशन। सबसे पहली कमीशन है हमारी 1854 में। कब स्टैब्लिश हुई थी, 1854 में। चार्ल्स वुड जो है इसके हेड है, और मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमीशन 3 यूनिवर्सिटीज वर ओपन इन कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास। तो जो हमारी 3 यूनिवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो मानी जाती है हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मुंबई और मद्रास, ये तीनों यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश करने का सुझाव जो दिया गया था वो इस कमीशन के अंदर ही दिया गया था। और ये कमीशन कब बनी थी, ये 1854 में बनी थी। उसके बाद आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब बनी थी, हमारी 1882 में। हेड कौन थे, लॉर्ड राइपन थे। और इस कमीशन ने फोकस किस पे किया था, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया था। इट मेड मॉरल एजुकेशन कंपल्सरी, और इसने कहा था कि जो मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के अंदर वो चीज़ कंपल्सरी कर दी थी इस कमीशन के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी हंटर कमीशन, और कब आई थी, 1882 में। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यूनिवर्सिटी कमीशन कब आई थी, ये 1902 में आई थी, और इसके हेड कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और बाय दिस कमीशन
कर्जर वांटेड टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफिस इन द यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिस को एस्टैब्लिश करना था किस चीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है फ्रेंड्स, याद रखना, यूनिवर्सिटी कमीशन, और ये कब आई थी 1902 में। इसके बाद है सैडलर कमीशन। तो सैडलर कमीशन लास्ट टू लास्ट ईयर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस, मतलब कि पेपर 1 के अंदर अगर हम बात करें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो सैडलर कमीशन कब बनी थी? ये 1917 में बनी थी। इसके जो हेड थे वो कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इसके हेड थे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस कमीशन वाज टू इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटी थी उसकी फंक्शनिंग को देखना, ठीक है, वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है उसको इवेल्युएट करना, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सैडलर कमीशन का। तो कब बनी थी? 1917 में। इसके बाद है हार्टोग कमीशन। तो ये कब बनी थी? 1929 में। हेड कौन थे? लॉर्ड अर्वाइन इसके हेड थे। द कमीशन एम टू असेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड रिकमेंड मेजर फॉर इट्स इंप्रूवमेंट। तो अगेन इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली इफेक्टिवनेस को देखना, कितनी एफिशिएंट है हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम, उस चीज को इवेल्युएट करने का जो टास्क था, ऑब्जेक्टिव था, वो इस कमीशन का था। और ये कब बनी थी? 1929 में। इसके बाद है वाद्रा स्कीम ऑफ एजुकेशन बेसिक एजुकेशन सिस्टम 1937 में। कब आई थी ये? 1937 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो हेड थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। वाद्रा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बेसिक एजुकेशन स्कीम कहते हैं। तो द वाद्रा स्कीम एजुकेशन एम्पैथाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो इसके अंदर जो फोकस किया गया था वो बेसिक एजुकेशन के ऊपर किया गया था, एक जनरल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था इस स्कीम के अंदर। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सप्रू कमेटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन एज एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इसको एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। हेड कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू जो है इसके हेड थे, तभी इनका नाम जो है सप्रू कमेटी के नाम से पड़ा था। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो बेसिकली हमको याद ही रखना है कि इस कमेटी के अंदर जो फोकस किया गया था वो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर किया गया था। जो माइनॉरिटी हमारी कम्युनिटी है उनको राइट्स प्रोवाइड करना था, वो इस कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी। इसके बाद है जाकिर हुसैन कमेटी ऑन बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग एक और कमेटी बनती है, वो है हमारी जाकिर हुसैन कमेटी। कब बनती है? 1937 में बनती है। हेड कौन है इसके? सर हेड जो है इसके डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो इसके हेड हैं थे। The committee stressed the significance of providing quality education to rural areas and addressing the challenges faced by rural school। तो ये इसने जो इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था वो रूरल एरियाज को टारगेट किया गया था, वहाँ पर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो था वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इस कमेटी का। ठीक है, तो रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमको रूरल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन लानी है। इसके बाद आती है हमारी राधा कृष्ण जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसको हम कहते हैं। तो राधा कृष्ण कमीशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है 1948। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, अभी तक प्री इंडिपेंडेंस में चल रहे थे, अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में बात करेंगे। तो सबसे पहले कमीशन आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस में राधा कृष्ण कमीशन, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसके हेड रह चुके हैं। सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यूजीसी को सेटअप करने का जो आइडिया निकला था वो इसी कमीशन से निकला था। तो इसी कमीशन ने कहा था कि हमें यूजीसी को एस्टैब्लिश करना चाहिए, और इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि इंटीग्रेट करना है हमें सेकेंडरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके चलना है। तो ये बात कही गई थी हमारी राधाकृष्ण कमीशन में। कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1948 में। इसके बाद है मॉड्यूलर कमीशन, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कब बनी थी? 1952 में बनी थी। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मॉड्यूलर इसके क्या थे? बेसिकली हेड थे। द कमीशन प्रिपेयर्ड ए क्वेश्चनरी डीलिंग विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बेसिकली इसमें एक ऐसा क्वेश्चनरी बनाया गया था जिसका डील करता था किसके रिगार्डिंग? सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग। कई तरह के जो एस्पेक्ट्स होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग, उसमें डील करता था वो क्वेश्चनरी। ओके, इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब बनी थी? 1953 में बनी थी। हेड कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इसके क्या थे? हेड थे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इट ओवरसीज हायर एजुकेशन, प्रोवाइड फंडिंग टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड सेटअप क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? हायर एजुकेशन को फंडिंग प्रोवाइड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करना। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, अभी भी है। इसके बाद कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन कब आई थी? 1964 में आई थी। इसके हेड कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी इसके हेड थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। तो जितने भी एजुकेशन सेक्टर के एस्पेक्ट्स थे उसको इवेल्युएट करने का जो काम था, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया गया था इस कमीशन के अंदर।
एंड टू एडवाइस गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली गाइडलाइंस तैयार करना एजुकेशन के रिगार्डिंग और पॉलिसीज डिटरमाइन करना, ये सारा काम ऑब्जेक्टिव जो था किसका था, कोठारी कमीशन का था। सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन गिनी जाती है अभी तक की कोठारी कमीशन 1964। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये ऑलरेडी हो चुका है कोठारी कमीशन, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कमीशन है हमारी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC। कई बार हमें इसको पूरी फुल फॉर्म नहीं दी जाती, इसके अंदर NKC के बारे में बात की जाती है। तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2005 में बनी थी, हेड थे इसके मनमोहन सिंह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनमोहन सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इकोनॉमी को ग्रो करने में। लिबरलाइजेशन के टाइम पर जब LPG पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा रहा था तो मनमोहन सिंह जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो ये जो कमीशन के हेड रहे हैं ये मनमोहन सिंह जी रहे हैं। द Commission aimed to expand the Indian education system, suggested the creation of approximately 1500 यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली इस कमीशन ने सजेस्ट किया था 1500 यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना, ठीक है। काफ़ी लार्ज एक यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर है ये हमारा 1500 यूनिवर्सिटीज़। तो ये डिटरमाइन किया गया था किसके अंदर, NKC के अंदर। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन तो बात हो गई है, लेकिन इसको रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी है जो इसको रेगुलेट करती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। तो काफ़ी सारी हमारी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती है हायर एजुकेशन को, जैसे AICT हो गया, UGC हो गया, काफ़ी सारी इस तरह की बॉडीज़ हैं। तो पहले बात जान लेते हैं कौन कौन सी बॉडीज़ है हमारे पास। तो UGC है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन NCERT है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट है, इसके अलावा भी हैं लेकिन टॉप मोस्ट हमारी कौन सी हैं, यही हैं जितनी भी बॉडीज़ हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक कमीशन के बारे में, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले जो आती है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी जो है UGC, सबसे पहले बात तो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 28 दिसंबर 1953 को ये क्या हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, तो UGC एक्ट 1956। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कब एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। UGC ही बेसिकली NT हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, लेकिन NT काम किसके अंदर कर रही है, UGC के अंदर कर रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 28 दिसंबर 1953। अपनी बर्थडे डेट भूल जाना, लेकिन भैया इसको इस्टेब्लिशमेंट ईयर ना भूलना और इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट ना भूलना। इट बिकम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 1956। द हेडक्वार्टर ऑफ UGC इन न्यू दिल्ली। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ UGC इज टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट हायर एजुकेशन इन इंडिया। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, जितने भी हायर एजुकेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना एंड एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना, वो क्या है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी UGC, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली स्टैब्लिश की गई है UGC। अब इसके फंक्शंस क्या है UGC के, तो फंक्शंस हैं UGC के प्रमोट एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फ्रेमिंग, ओके, सो फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑन एजुकेशन, डिस्पर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, गिविंग अफिलिएशन टू द कॉलेजेस। तो सारे हमारे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम जो है वो UGC का ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है, रैंकिंग प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन में। सो NAC इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय द UGC इन 1994। तो बेसिक 1994 में NAC को एस्टैब्लिश किया गया था। द हेडक्वार्टर NAC का है बेंगलुरु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है NAC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। द प्राइमरी एजेंडा ऑफ NAC इज टू असेस एंड एग्रीगेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो बेसिकली क्या करता है ये, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको एक्रीडेट रैंकिंग प्रोवाइड करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग देम टू वर्क कंटिन्यूसली टू इंप्रूव द क्वालिटी। तो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बेसिक रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया। जब NAC रैंकिंग प्रोवाइड करता है तो 5 चीज़ों को इंक्लूड करता है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले करिकुलम एस्पेक्ट्स कैसा है उस इंस्टीट्यूट का, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन कैसा है, रिसर्च कैसी है वहाँ की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लर्निंग आउटकम कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जब वो क्या करता है, किसी इंस्टीट्यूट को असेस करता है। तो ओके,
अब बात करते हैं एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये बेसिकली एनसीटी किसको रेगुलेट करती है, तो टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम किसका है, एनसीटी का है। अब एनसीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एनसीटी एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया है 1993। ओके, द हेडक्वार्टर बेसिकली एनसीटी का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटी इज टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग एजुकेशन। तो टीचर की एजुकेशन के ऊपर सारा काम जो कौन करता है, एनसीटी करता है। जो कि हमारी बीएड है, जो टीचर एजुकेशन के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन माना गया है, इसको रेगुलेट करने का काम किसका है, एनसीटी का ही है। NCT is a policy designed to achieve planned and coordinated development. NCT mainly design teacher education program. तो जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो NCT ही डिज़ाइन करता है। इसके बाद है NCRT, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे NCT की हो चाहे NCRT की हो। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 सितंबर 1961। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन नैक याद रखना इसका बेंगलुरु में है। जनरली पूछा ही नैक को जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि सभी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चाहे यूजीसी का हो चाहे एनसीटी का हो एनसीईआरटी का हो, लेकिन नैक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। The main objective of this organization is to undertake, promote, coordinate in areas related to school education. तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो एनसीईआरटी हैंडल करती है। ठीक है, याद रखना हम बेसिकली बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक्स की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती है, स्कूल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, और बुक्स को पब्लिश करने का काम भी किसी का है, एनसीईआरटी का ही है। इसके बाद है एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब नाम से पता लग रहा है जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन होती है उसको रेगुलेट करने का काम किसका, एआईसीटी का है। तो एआईसीटी जो है इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इट एस्टैब्लिश इन 1945। तो सबसे पहले इसको एज एन एडवाइजरी बॉडी एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन 1987 में इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक एडवाइस देने की बॉडी थी, इसका काम एडवाइस देने का था, लेकिन 1987 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, बेसिकली इसी का भी कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है, याद रखना। इसके बाद है एनबीए। एनबीए क्या है, एस्टैब्लिश कब हुआ, 1994 में हुआ। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वर्क करती है किसके अंदर, एआईसीटी के अंदर ही काम करती है एनबीए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर है। प्राइमरी पर्पस क्या है एनबीए का, इज टू असेस एंड एग्रीगेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफर्ड बाय द हायर एजुकेशन। तो जितनी भी टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो उसको एग्रीगेट करने का काम है किसका, एनबीए का। ओके, चलिए, तो ये कुछ हमारी बॉडीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग कई बार एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाता है, इनका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, इनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समरी वीडियो थी, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। कोशिश यही करिए कि सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक स्किप हो गया है, ये जो इंपॉर्टेंट था वो रह गया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।